जोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के जाने माने एक्सपर्ट्स हैं, जिनकी सलाह पर आप अमल करके ना सिर्फ अपनी सेफ्टी इंश्योर करते हैं बल्कि पैसे भी बनाते हैं। विजय मंत्री सर हमारे साथ हैं। विजय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, स्वागत है आपका IIT नाउ स्वदेश पर। सर, मार्केट में पहले ना आप IT पर ही अपना व्यू दे दीजिए, क्योंकि हम हमेशा मिलते हैं और हमारी चर्चा IT पर तो होती ही होती है। हाल फिलहाल काफी सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, काफी डिस्ट्रप्शन हम देख रहे हैं, अलग अलग स्टार्टअप्स डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर रहे हैं। आपका व्यू क्या है सर इंडियन IT सेक्टर को लेकर? देखिए, इंडियन आईटी सेक्टर पे हम अभी से नहीं, करीब 2.5-3 साल से हमारा व्यू पॉजिटिव नहीं था। और उसका एआई तो एक रीजन है छोटा सा, लेकिन दूसरा रीजन है कि जीसीसी की वजह से उनको काफी कंपटीशन है। आईटी को देखने के लिए देखना चाहिए कि उनकी हायरिंग में क्या हो रहा है, और हायरिंग काफी सबड्यू थी। और आप अभी भी पी मल्टीपल उनके इस करेक्शन के पहले पी मल्टीपल हाई थे और रेवेन्यू ग्रोथ सिंगल डिजिट में थी। अभी तो पी मल्टीपल 10 ईयर एवरेजेस के आसपास आ गए हैं। बट अभी भी सवाल है कि आने वाले पीरियड के अंदर अर्निंग क्या होगी। जब भी आप किसी कंपनी का वैल्यूएशन देखते हैं तो उसमें सबसे बड़ा होता है कि उसका टर्मिनल वैल्यू क्या है। तो टर्मिनल वैल्यू अगर आप इस आईटी कंपनी का देखें तो बड़ा चैलेंज आ रहा है। और अगर अर्निंग ग्रोथ 3%, 2%, 0% पे हो गई, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, नोबडी कैन डिनाई। तो मुझे लगता है कि आईटी कंपनी यहाँ से फिर 15-20% लेवल तक और यहाँ से गिर सकती है। और आईटी का जो स्टॉक ओनरशिप है वो काफी हाथों में है। तो ऐसा नहीं कि वो कुछ कॉन्सेंट्रेटेड बैट्स ही आईटी, तो ये काफी लोगों के पास है। और एक आप देखो, जिस इससे आपको एक बहुत सीख मिलती है कि मार्केट में लो वॉलेटिलिटी हाई क्वालिटी वाले स्टॉक्स की बातें की जाती थी। तो एक पीरियड में जो लो वॉलेटिलिटी हाई क्वालिटी स्टॉक रहते हैं, हो सकता है आने वाले पीरियड में वो स्टॉक लो वॉलेटिलिटी हाई क्वालिटी नहीं रहे। जैसे एफएमसीजी कंपनी और आईटी कंपनी को हमेशा लो वॉलेटिलिटी हाई क्वालिटी बताया जाता था, लेकिन आने वाले पीरियड में शायद ये नहीं रहे जाता, शायद वोलेटाइल कैटेगरी में आ जाए। तो अभी हमको इसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। अभी आप देखिए, अलग अलग तरह के लोग बात कर रहे हैं। जो सास को फॉलोअर है, जो आईटी सर्विस की बात करते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरी तरफ एआई वाले बोलते हैं, वो बोलते हैं कि 2030 तक मोस्ट सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी का बिजनेस मॉडल ही खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में आप इनसे दूर रहें तो ही मेरे हिसाब से बढ़िया है। मंत्री जी, फिर सवाल यह है कि फिर बाजार चलेगा कैसे सर? क्योंकि IT को तो हम कहते थे कि ग्रोथ वाला सेक्टर है, ग्रोथ रही नहीं, वैल्यूएशन सॉफ्ट हो गए, बावजूद लोग भरोसा कर नहीं पा रहे हैं। तो ये बैंकिंग फाइनेंशियल के सारे सर मामला कब तक खींचेगा और कैसे काम चलेगा लोगों का? देखिए, ऐसा है कि आईटी ग्रोथ सेक्टर नहीं है एक्चुअली। अगर आप पिछले 25 साल का डेटा देखो तो आईटी एक्चुअली ड्रैग द निफ्टी 51। तो वो ग्रोथ सेक्टर नहीं है। और इसी रीजन है कि इसका वेटेज कम हो गया। आईटी 2000 के अंदर ग्रोथ सेक्टर था, 2020 के अंदर ग्रोथ सेक्टर हो गया। तो अगर आप टोटल प्रॉफिट पूल देखेंगे कि जो लिस्टेड कंपनी का प्रॉफिट पूल है, 2005 में आईटी का शेयर कितना था, 10 में कितना था, 15 में कितना था, 20 में कितना था। तो 2020 में जो टोटल लिस्टेड कंपनियों का प्रॉफिट था, उसमें आईटी अलोन वाज 23%, बिकॉज ऑफ कोविड का कमाल था। लेकिन वो शेयर 23% से 8% हो गया है। तो एक ग्रोथ वाली बात ही नहीं, बिकॉज आपका ग्रोथ तो सिंगल डिजिट या लो टीन डिजिट में ग्रोथ आ रहा है। दीज कंपनी वर कैश रिच, ग्रेट कॉर्पोरेट गवर्नेंस और न्यू सेक्टर वाली कंपनीज थी इसकी वजह से। तो ये नेसेसरी नहीं है कि आईटी की वजह से ही मार्केट चलेगा। वैसे भी आईटी का वेटेज कुछ खास बड़ा इंडाइसिस में नहीं है। आई थिंक आप एक डेटा देखिए, जो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा आज आया है, कि प्राइवेट कैपेक्स, जो 700 लिस्टेड कंपनियों का प्राइवेट कैपेक्स हैज गॉन अप 13%। ये 6 ईयर हाई है। और वो सारा का सारा गया ऑटो में, मैन्युफैक्चरिंग में, मेटल्स एंड माइन के अंदर। और दूसरा, आप देखिए कि काफी सालों बाद बैंक का क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिट के अंदर पहुंच गया है। तो आप देखिए, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, बीएफएसआई, हेल्थ केयर, कंजम्पशन, ये सेक्टर बहुत जबरदस्त चलेंगे। और जो भी सेक्टर का लिंकेज इंटरनेशनल मार्केट से है, वो थोड़ा जो पुराना था, शायद उसमें चैलेंज मुझे लगता हो सकता है। तो मार्केट तो चलेगा, लेकिन जरूरी नहीं आईटी चलेगा कि नहीं चलेगा। और आईटी के भरोसे मार्केट नहीं चलता है।
ठीक है सर। तो सर क्या हम माने आप कि मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स हो गए, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, अगर किसी को लॉन्ग टर्म व्यू लेना है तो ये स्वीट स्पॉट में अभी हैं? अगर किसी को लॉन्ग टर्म व्यू लेना तो आपको स्ट्रक्चरल स्टोरी देखनी पड़ेगी। तो पहले सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल स्टोरी है कि इंडिया लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर स्टोरी, बिकॉज आने वाले 5 साल में जो वर्ल्ड की जीडीपी बढ़ने वाली है उसमें इंडिया विल कंट्रीब्यूट 16%। एक तो ये बात। और दो तीन बहुत अमेजिंग चीज इस कंट्री के बारे में है कि पहली बार शायद वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि सारी कंट्री की पॉपुलेशन कम हो रही है, इंडिया की पॉपुलेशन जवान हो रही है। तो वर्किंग एज जो है पॉपुलेशन, वो बहुत बड़ा मैट्रिक्स है। दूसरा, पर कैपिटा इनकम राइज हो रहा है। और अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखो तो आप बहुत इंटरेस्टिंग डेटा इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आए हैं, वो हमारे ऑडियंस को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप 2005 में ओबेसिटी देखो इंडियन वुमेन की, 9% वुमेन वर ओबेस, नाउ इट इज वेंट टू 22%। मेल में 14% था, वो 23% हो गया। और एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा उसी के अंदर आया कि पैकेज फूड का जो कंजम्पशन था 2005 में $1 ट्रिलियन के नीचे था, 2025 में वो 37 ट्रिलियन हो गया है। तो ये देखो, ये क्या बताता है आपको? इक्विटी मार्केट बहुत ब्रूटल है, ये हर जगह अपॉर्चुनिटी देखता है। तो अगर ओबेसिटी बढ़ रही है, पॉपुलेशन का हेल्दी हैबिट्स नहीं है, तो हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल बहुत बड़ा थीम है। कंजम्पशन बहुत बड़ा थीम है, क्योंकि पैकेज फूड हम खा रहे हैं और बहुत आपका डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और तीसरा, जो इन्फ्लेशन के नंबर आने वाले हैं, वो आने वाले पीरियड में जो सरकारी आंकड़े का इन्फ्लेशन है, हो सकता है उस इन्फ्लेशन से आपका कोई लेना देना नहीं हो। क्योंकि अगर आपकी फैमिली में कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है तो एजुकेशन इन्फ्लेशन आपको नहीं लगेगा। सपोज आपकी फैमिली में कोई बीमार नहीं है तो एजुकेशन इन्फ्लेशन आपको नहीं लगेगा। लेकिन कोई आपकी फैमिली में बीमार है तो आपका इन्फ्लेशन बहुत भारत के इन्फ्लेशन से बहुत अलग रहेगा। तो इन चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ, इंडियन इकोनॉमी फॉर्मल हो रही है ज्यादा से ज्यादा। तो बीएफएसआई सेगमेंट बहुत अच्छा चलने वाला है, उसके अंदर बैंक भी अच्छा चलने वाला है, और कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरीज भी अच्छे चलने वाले हैं। आप डेटा देखो, जो बैंक टोटल फाइनेंशियल सेविंग्स में बैंक डिपॉजिट का 57% और इक्विटी म्यूचुअल फंड 2% था, अभी बैंक डिपॉजिट हैज कम डाउन टू 37% और इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड हैज गॉन अप टू 13%। इन ग्रोइंग इकोनॉमी जहाँ जीडीपी 12 to 13% होता है और वह अपना डिसेंट सेविंग रेट है, वह कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरीज ने अपना शेयर जबरदस्त बढ़ाया। तो एक तो ये बात हो गया। दूसरा, आप देखिए कि इंडिया में जबरदस्त तरीके से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपांशन होने वाला है, क्योंकि ये अभी सवाल चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी का नहीं है। सवाल ये हो गया एनीथिंग बट चाइना। लोगों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अपने प्रोटेक्ट करने हैं, लोगों को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ डील करना है, लोगों को जियोपॉलिटिकल रिस्क नहीं चाहिए। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा अपटेक मिलेगा, आपको हेल्थ केयर में अपटेक मिलेगा, कंजम्पशन में अपटेक मिलेगा। और अगर एआई सबसे बड़ा थ्रेट है तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि एआई चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ी जरूरत है। और आज की तारीख में इंडिया इज सेटिंग अप एज मच इलेक्ट्रिसिटी एज चाइना इज सेटिंग अप। तो मुझे लगता है ये सेक्टर की तरफ ज्यादा हमको ध्यान देना चाहिए। सर, बहुत ही आप अलग पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं और मतलब हमारे दर्शकों का ना, ठीक है ये सेक्टर स्टॉक्स तो चर्चा होती रहती है, बट कैसे अपने आप को पूरे मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है उसकी भी एक झलक मिल जाती है। एक और चीज़ आपसे सर जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं कि मतलब पिछले कुछ सालों से, लास्ट ईयर भी देखा हमने और इस साल भी ऐसा लग रहा है कि इंडेक्स बाजार की सही पिक्चर नहीं दे पा रहा है। क्या ये जरूरी है ऐसे बाजार में कि हम बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएं, कंपनी टू कंपनी, केस टू केस बेसिस पर चीजों को जज करें और अपने निर्णय लें? दूसरी चीज, अगर मान लीजिए किसी को भविष्य के हिसाब से प्लानिंग करनी है जहां पर ज्यादा ग्रोथ हो और जो यंग जनरेशन जो मार्केट में एंटर कर रही है, उनके लिए आप कौन से सेक्टर्स पर वेटेज बढ़ाने की सलाह देंगे? आपने बहुत अच्छा बात कही कि मुझे लगता नहीं है कि निफ्टी 50 इज ए लीडिंग इंडिकेटर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर नहीं है। और मैं आपको स्टार्टलिंग डेटा डेटा देता हूं कि एक दफे किसी कंपनी का मार्केट कैप 50,000 करोड़ हो गया ना, तो उसके बाद इंडिया में हिस्ट्री की किसी भी कंपनी ने 50,000 करोड़ का मार्केट होने के बाद 5 साल के पीरियड में कभी भी 25% CAGR स्टॉक में नहीं दिया। तो इंडिया का सारा कहानी निफ्टी 50 से बाहर वाला है। और जो हम एक्साइटिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर, एनर्जी, ये बहुत सारे स्टॉक निफ्टी 50 से बाहर के हैं। तो मेरे हिसाब से आने वाले पीरियड में लोगों को निफ्टी 50 या निफ्टी 100 में एक अलोकेशन करे, वो सेफ्टी वाला अलोकेशन है।
लेकिन आपको बड़ा एलोकेशन मिड एंड स्मॉल कैप ऐसी कैटेगरी में करना चाहिए और बहुत ही ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक आपको होना चाहिए। स्मॉल कैप मुझे लगता है एक बहुत बड़े फ्रॉड से निकल चुके हैं। और अगर आप अर्निंग ग्रोथ देखो तो निफ्टी 500 का सपोज इस क्वार्टर का अर्निंग ग्रोथ 8 से 10% आया है निफ्टी 500 का। अगर आप उसमें से निफ्टी 50 को निकाल दो और स्मॉल कैप को खाली देखो तो स्मॉल कैप का अर्निंग ग्रोथ 25% के ऊपर आया है, लेकिन वहां स्टॉक स्पेसिफिक रहने की जरूरत है। तो अगर आप इंडिया में हो, इंडिया में लॉन्ग टर्म विजन रखते हो, तो मेरे हिसाब से लंबे समय तक आप रेगुलर बेसिस पे पैसा डालें। आपका लार्ज कैप में पैसा बनेगा जीडीपी ग्रोथ के आसपास 10 से 12%, लेकिन अगर आपको रिटर्न को 15% तक ले जाना है तो आपको डेफिनेटली थीम की तरफ जाना पड़ेगा और आपको डेफिनेटली स्मॉल कैप की तरफ जाना पड़ेगा आने वाले पीरियड के अंदर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर आज समय देने के लिए और लोगों का ज्ञानवर्धन मार्गदर्शन दोनों करने के लिए कि बाजार में अप्रोच क्या होनी चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि स्टॉक्स वगैरह तो ठीक है इधर उधर से मिल जाते हैं, अप्रोच नहीं क्लियर हो पाता है कि अच्छा अब हमें करना क्या है। वो क्लैरिटी आपने काफ़ी हद तक दे दी सर। थैंक यू सो मच, आज आप जुड़े हमारे साथ सर और आपने तमाम बातें थैंक यू। की। चलिए इस शो को यहीं पर समेटने का समय भी हो गया है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो गिरावट लगभग 70 अंकों की है, दिन के ऊपरी स्तर से लगभग 100 अंक नीचे है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो उतार चढ़ाव उसमें हो रहा है, 30 अंकों के हल्के से गेंस पर कारोबार हो रहा है। और हम देखें कि बाजार में ब्रॉडर मार्केट से ट्रेंड अभी कोई नेगेटिव नहीं है। 1450 शेयर तेजी वाले हैं, 1300 शेयर गिरावट वाले हैं, लेकिन गिरावट वाले शेयरों की जो संख्या है धीरे धीरे करके बढ़ रही है। और आज के जो डिसरप्टर अगेन वो हैं आईटी स्टॉक्स, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो, टीसीएस। ये 5 शेयर निफ्टी के टॉप 10 सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में ये शामिल है। लेकिन विजय मंत्री सर ने भी कहा कि मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा आपको फोकस करके चलना चाहिए, तो हम ज्यादा फोकस करेंगे। ब्रेक के बाद हमारा शो है मिड कैप मसाला, आप एंजॉय करें। नमस्कार।